गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज फिर से एक बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने इसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इन सब के इलास्टिक कांस्टेंट्स, उनके बीच के रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इत्यादि पढ़ लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो लेक्चर यहां पर हम ले रहे हैं, ये मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर, मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल थर्ड सेमेस्टर, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, दोनों के लिए ये लेक्चर उपयोगी है। तो दोनों स्टूडेंट, सिविल के बच्चे हो या मैकेनिकल के बच्चे हो, इस लेक्चर्स को देखें, पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। सो दिस इज लेक्चर नंबर 6। सो लेट अस सी कि आज के इसमें हमारा आउटकम क्या रहेगा। सो आउटकम विल बी थर्मल स्ट्रेसेस। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का एक नाम और है टेम्परेचर स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस को हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं और स्ट्रेस की परिभाषा से तो आप परिचित हो चुके हैं। थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस नाम से ही क्लियर है, ऐसे स्ट्रेसेस जो टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर के कम होने पर किसी स्पेसिमेन में जनरेट होते हैं, उनको हम थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। आज हम इनके स्ट्रेस, इससे डेवलप होने वाला स्ट्रेन, इसके कारण लगने वाले फोर्सेस, इन सब की चर्चा करेंगे और किस तरीके से हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में उपयोगी है उनकी हम बात करने वाले हैं। सो आउटकम ऑफ दिस लेक्चर नंबर 6 शैल बी थर्मल स्ट्रेस। ये थर्मल स्ट्रेस कई पार्ट पे चलेगा। सो ये लेक्चर नंबर 6 जो है, यहां से हम थर्मल स्ट्रेस शुरू कर रहे हैं और ये पूरा टॉपिक इस टॉपिक के अंदर ही आता है। सो ये लेक्चर नंबर 6 से थर्मल स्ट्रेस शुरू हो रहा है एंड इट विल गो ऑन। ये अभी 1 से 2 लेक्चर और आगे बढ़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ वन फिगर। हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए बार। ये एक बार है और ये बार अपने दोनों सपोर्ट पर फिक्स है। ये एक बार है, बार अपने दोनों सपोर्ट पर फिक्स है। दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी उतनी ही रखी गई जितनी इस बार की लेंथ है। सो L इज द लेंथ ऑफ द बार, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहां से मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या हो रहा है, इनिशियली मान लेते हैं कि इसका T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, आरंभिक तापमान इसका T1 है। इसको हमने गर्म करना शुरू किया और गर्म करने के बाद इसका तापमान बढ़कर हो गया है T2। सो दिस इज फाइनल टेम्परेचर। तो ये आरंभिक तापमान हो गया और ये हो गया अंतिम तापमान। L is the initial length. L is the initial length, आरंभिक लंबाई इसकी ये है। L1 is the final length after, या हम ये कह सकते हैं फाइनल लेंथ एट T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। Whereas the L1 is the initial length, यहां पे लिख देते हैं एट T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं रेखीय ताप प्रसार
गुणांक। याद करिए आप लोगों ने साइंस में अल्फा, बीटा और गामा पढ़ा था। अल्फा लंबाई के लिए प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रफल के लिए प्रसार गुणांक और गामा वॉल्यूम के लिए प्रसार गुणांक। सो हियर इट इज अल्फा, जो कि लंबाई के लिए प्रसार गुणांक है किसी भी मेटल के लिए, पदार्थ के लिए, उसका मान यहां पर अल्फा है। अब देखिए होना क्या है, तो ये तो हमने इनसे परिचय प्राप्त कर लिया। अब आरंभ में टेम्परेचर T1 है और इसकी लंबाई L1 है। अब होगा क्या, हमने इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाया, इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर हमने T2 कर दिया। तो T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। दैट मीन्स ये जो लंबाई है T2 टेम्परेचर पर, इसका मान L से अधिक हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं इफ T2 ग्रेटर देन T1, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो T2 का मान T1 से अधिक होगा और ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, जो फाइनल लेंथ है, अंतिम लंबाई है L1, उसका मान आरंभिक लंबाई से अधिक हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, अगर हमने इसका तापमान घटा दिया होता तो फिर ये लंबाई भी फाइनल वाली इससे छोटी हो जाती है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि तापमान में हमने वृद्धि की है, और अगर तापमान में वृद्धि करी है तो T2 का मान फाइनल वाला टेम्परेचर, अंतिम तापमान बड़ा होगा और इस कारण से अंतिम लंबाई भी बड़ी होगी। अब हमको T1, T2, L1, L और अल्फा, ये जो हमारे पास 5 कैरेक्टर्स आए हैं, 5 चरित्र हमारे पास आए हैं, T1, T2, L, अल्फा 1, L1 एंड अल्फा, हमें इनके बीच का एक संबंध लिखना है। और आपको याद होगा कि आपने साइंस में इनके बीच में एक संबंध पढ़ रखा है। क्या संबंध है, लेट अस सी। दिस इज L1 is equal to L1 plus alpha delta T, where delta T is final temperature minus initial temperature। याद करिए आपने ये एक फार्मूला पढ़ रखा है जहां पे डेल्टा T का मान ये होता है। याद आया आपको, साइंस पे आपने पढ़ रखा है, विज्ञान में, फिजिक्स पे आपने पढ़ रखा है। सो अंतिम लंबाई बराबर आरंभिक लंबाई, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा, लंबाई का प्रसार गुणांक, इनटू तापमान में हुआ परिवर्तन। तापमान में हुआ परिवर्तन इस डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहां तक बात आ गई। अब ये जितने आप इनको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, इसको अब हटा देते हैं। अब हमें कैलकुलेशन में आगे बढ़ना है। ओके, नाउ L1 is equal to L plus L अल्फा एंड डेल्टा T। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, L1 is equal to L plus L into अल्फा into डेल्टा T। L1 माइनस L, इसको ट्रांसपोज करके ले आए L अल्फा एंड डेल्टा T। ये क्या है, जरा गौर से देखिए। दिस इज फाइनल लेंथ, अंतिम लंबाई, दिस इज आरंभिक लेंथ, पुरानी लंबाई, इनिशियल लेंथ। सो इन दोनों का जो अंतर होगा ये होगा लंबाई में हुआ परिवर्तन। दिस अमाउंट इज द चेंज इन द लेंथ, लंबाई में हुआ परिवर्तन, इज इक्वल टू L अल्फा इंटू डेल्टा T। ये है टेम्परेचर के कारण लंबाई में आया परिवर्तन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं तापमान वृद्धि के कारण लंबाई में हुई वृद्धि। अब अगर हम L को नीचे ले आए, L इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा T। जरा याद करिए ये क्या है, लंबाई में वृद्धि अपॉन पुरानी वाली लंबाई। सो चेंज इन द लेंथ
डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट? याद करिए, दिस इज स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया स्ट्रेन STRAIN, और इसका मतलब लंबाई में पैदा हुई विकृति। ओके, अब यहां से कहानी चेंज होगी। क्या कहानी चेंज होगी? आप कहेंगे सर ये बताइए, आपने तो रॉड को दोनों किनारों पे फिक्स करके रखा है, तो ये लंबाई में वृद्धि होगी कैसे? सोचिए, अगर हमने इसके दोनों किनारे स्थिर करके रखे हैं, रॉड का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, रॉड बढ़ने की कोशिश करेगी, दोनों किनारे उसको बढ़ने नहीं देंगे, तो ये होगा क्या? यहीं से बच्चों टेम्परेचर स्ट्रेस का जन्म होगा। अगर ये रॉड दोनों किनारों पर फिक्स नहीं होती, तो ये जो होने वाली लंबाई की वृद्धि है डेल्टा एल, वो आपको डेल्टा एल एक तरफ, ये आपको डेल्टा एल दिखाई पड़ जाती। अगर ये रॉड एक तरफ सपोज करिए फिक्स कर देते, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ फिक्स है, तो दूसरी तरफ सारी लंबाई की वृद्धि हो जाती। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपने इस रॉड की लंबाई में वृद्धि होने नहीं दी। रॉड लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने इसकी लंबाई में वृद्धि होने नहीं दी, और इस कारण इसमें अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इसमें प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि रॉड बार बार इसकी धातु अपनी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों किनारे स्थिर हैं, ये इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस कारण इसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे। यहां पर चूंकि आपने तापमान बढ़ाया है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इसके जो सपोर्ट्स हैं, अब देखिएगा सपोर्ट का काम, जो सपोर्ट्स हैं, रॉड ऐसे बढ़ने की कोशिश करेगी, इधर जाने की कोशिश करेगी, ये जो सपोर्ट हैं, ये इसको आगे इधर नहीं जाने देंगे, ये इस पर इस ओर बल लगाएंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इनसाइड द रॉड। ये जो दिशाएं हैं, इस धातु की रॉड बार में उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों की दिशाएं हैं। So these are the direction of the compressive stress. ये क्या है? ये है संपीड़न प्रतिबल। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, लंबाई बढ़ने की कोशिश करेगी, रॉड बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों सपोर्ट इसको भीतर लाने का प्रयास करेंगे, तो दिस रॉड विल बी सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस क्षण पर संपीड़न के प्रतिबल कार्य करने लगेंगे। और अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे कि वो संपीड़न के प्रतिबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहां तक हमने लंबाई में होने वाली वृद्धि निकाल ली, इसका मान आ गया, परंतु ये होने तो दे नहीं रहे, तो स्ट्रेन कितना आ गया? डेल्टा एल अपॉन एल, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये स्ट्रेन, चूंकि ये स्ट्रेन तापमान में वृद्धि के कारण पैदा हुआ है, इसलिए इस स्ट्रेन को हम थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। दैट इज वाई दिस स्ट्रेन इज नोन एज द थर्मल स्ट्रेन, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। इनको थर्मल स्ट्रेन कहेंगे। सामान्य भाषा में इसको हम तापमान विकृति या टेम्परेचर स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एंड E इज डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब इसको हम लोग साफ। नाउ हमारे पास स्ट्रेन आ चुका है, हमारे पास अगर एल को उधर ले जाएंगे तो लंबाई में होने वाली वृद्धि आ चुकी है। यंग्स मॉडुलस, लेट अस अप्लाई द यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू ई, प्रतिबल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस। F इज इक्वल टू E का मान रखते हैं अल्फा
डेल्टा टी एंड कैपिटल ई। दिस इज अल्फा डेल्टा टी एंड कैपिटल ई। और ये क्या है? दिस इज थर्मल स्ट्रेस। यही है तापमान के कारण उत्पन्न प्रतिबल। यह है थर्मल स्ट्रेस। सो नाउ यू हैव the expression of thermal stress which is the product of alpha, उस रॉड का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, टेम्परेचर में होने वाला चेंज एंड इट्स यंग्स मॉडुलस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। दिस इज अल्फा डेल्टा टी एंड ई। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हम कह सकते हैं कि F अपॉन A इज इक्वल टू स्ट्रेस एंड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू E। सो F इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी E इंटू ए। और यह फार्मूला आपको मिल चुका है थर्मल लोड। इसको कहते हैं थर्मल लोड या तापीय भार अथवा तापीय बल। तो जो यहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं, आपसे कह दिया जाए कि अच्छा स्ट्रेस तो ठीक है, ये बताओ यहां पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है? तो स्ट्रेस निकालने के बाद उसमें इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लगने वाले बलों का मान ज्ञात हो जाएगा। सो थर्मल लोड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ई इंटू ए। So these are the formula which you should know regarding the thermal strain, thermal stress and thermal load। तापीय विकृति, तापीय प्रतिबल और तापीय बल। क्योंकि यहां पर आपने एक सिंपल केस समझा और सिंपल केस में किस तरीके से हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी लंबाई बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि दोनों किनारे फिक्स हैं, स्थिर हैं, उन्होंने रॉड को बढ़ने नहीं दिया, तो इसमें एक संपीड़न बल यहां पर लगने लगा, जिसके कारण इसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो गए। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय घटा दिया होता, लेट अस सी, इसको हटा देते हैं, ये हट गया, ये भी हट गया, और अब चला देखते हैं। यदि T2 लेस देन T1, T2 का मान T1 से यदि कम होता तो क्या होता? आइए यहां पे देखते हैं। अगर तापमान हमने बढ़ाने की बजाय तापमान घटा दिया होता तो ये रॉड श्रिंक करती, रॉड अपनी लंबाई कम करने की कोशिश करती। सपोज करिए रॉड की लंबाई इतनी वैल्यू इसकी घटने की कोशिश करती, लेकिन आपने तो रॉड को छोटा होने नहीं देना है। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि रॉड को आपने दोनों किनारों बांध के पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, और रॉड छोटी होना चाहती है, लेकिन आपने दोनों किनारों को पकड़ कर रखा हुआ है।
तो इस पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, रॉड छोटी होना चाह रही है लेकिन दोनों किनारे उसको पकड़ के रखे हुए हैं, तो दोनों किनारे कैसा बल लगा रहे हैं, बाहर की ओर। सो इस रॉड पर डेवलप हो जाएंगे फोर्सेस, और ये फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तनाव के। इसके कारण यहां पे जनरेट हो जाएगा टेंशन। इस तनाव बल के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम तनाव का प्रतिबल कह देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कह देंगे। लेकिन हुआ क्यों, हुआ इसलिए क्योंकि आपने तापमान में कमी कर दी थी। यानी परिवर्तन किसका हुआ, परिवर्तन हुआ तापमान का। तो जब कभी भी तापमान का परिवर्तन होगा और दोनों किनारे फिक्स हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर किनारे फिक्स हैं और तापमान का परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे। बाकी जहां तक इसकी बात है कि विकृति कितनी होगी, प्रतिबल कितना पैदा होगा, बल कितना लग जाएगा, उनकी वैल्यू सेम होगी। यही कारण है कि रेल की पटरी में, जब आपने देखा होगा रेल की पटरी जहां बिछी होती है रेलवे लाइन, रेल की पटरी में जहां पे दो पटरियां मिलती हैं उनके बीच में एक यहां पर गैप छोड़ा जाता है, दिस स्मॉल गैप। ये रेल की पटरी है, ये बीच में यहां पर आप गैप देखते हैं। क्यों गैप देखते हैं, सपोज करिए रेल की पटरी है, कुछ नवंबर दिसंबर के माह में रेल की पटरी बिछा दी गई बढ़िया से, और आपने रेल की पटरी चिपका के बिछा दी, क्या होगा, कोई गैप नहीं। रेल की पटरी आपने चिपका के बिछा दी, मई जून की गर्मी आएगी, और मई जून की जब गर्मी आएगी तो रेल की इन दोनों पटरी में क्या होगा, विकृति। इन दोनों पटरी में क्या होगा, तापमान के वृद्धि के कारण इनकी लंबाई में वृद्धि होगी। कितनी, पुरानी लंबाई ओरिजिनल अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिसंबर के महीने में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मई जून की गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है। कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, 45। अगर 0 डिग्री है और 50 तो 50 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, जिसके कारण दोनों, अच्छा वजन बात है, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो इसके कारण रेल की पटरी अगर यहां पर संपर्क में है और आपने सेफ्टी के लिए गैप नहीं छोड़ा है, तो इस जगह पर क्या डेवलप हो जाएगा, इस जगह पर संपीड़न, दोनों एक दूसरे में भिड़ेगी और यहां पर प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे, और इसी जगह पर रेल की पटरी में डिफॉर्मेशन आ सकती है एंड इट मे कॉज एक्सीडेंट। इसीलिए रेल की पटरी को बिछाते समय हमें यहां पर इसको हम बिछाएंगे, तो जब भी बिछाएंगे तो एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि इसमें भी एलोंगेशन होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी भी लंबाई बढ़ेगी, इसलिए यहां पर एक हम गैप छोड़ देते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर कि थर्मल एलोंगेशन जो होता है, ऊष्मीय प्रसार होता है, उस ऊष्मीय प्रसार का यहां पर आपको कारण भी समझ में आ गया और किस तरीके से इंजीनियरिंग में हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी के व्हील पर मेटल का एक रिम चढ़ाया जाता है। अब जो मेटल का अगर हम उस पे टायर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, सपोज करिए दिस इज वुडन पार्ट और इसका डायमीटर स्मॉल डी है, इसका डायमीटर सपोज करिए कैपिटल डी है, और ये पार्ट वुडन है। हमने इसके ऊपर एक ये मेटल है, धातु, और ये एक लकड़ी या वुड का व्हील है, हमने इसके ऊपर चढ़ाना है। अब होगा ये कि चढ़ाएंगे कैसे, धातु जो हमने ली है उसका जो व्यास है कैपिटल डी है, लकड़ी जो है उसका जो व्यास है वो ये स्मॉल डी है, सॉरी, एंड इट इज कैपिटल डी। धातु का व्यास लकड़ी के व्यास से कम रखा जाता है।
तो आप कहेंगे सर ये अगर धातु वाला व्यास छोटा होगा तो उस लकड़ी में बैठेगा कैसे, ये तो कम है, ये कम रखा जाता है। अब हमको करना ये है कि धातु वाला जो टायर है उसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करते 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 इतना गर्म कर देंगे कि इसकी लंबाई में इतनी वृद्धि हो जाए कि इसकी लंबाई बढ़ते बढ़ते इसकी लंबाई के बराबर आ जाए। और जब इसकी लंबाई के बराबर आ जाएगी तब धातु वाला जो टायर है वो आसानी से उसके ऊपर बैठ जाएगा, और बैठने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। और छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद सामान्य तापमान पर रखता है, हमने गर्म कर दिया, इसकी लंबाई बढ़कर इसके बराबर हो गई। अब हमने उसको बैठा दिया लकड़ी के ऊपर, अब छोड़ देंगे। छोड़ने पर जब इसका तापमान कम होना शुरू होगा तो कम होते होते ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर एक फर्म ग्रिप बना लेगा, और ये मेटल वाला भी इसके ऊपर आसानी से बैठ जाएगा। एंड देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो हम आगे बढ़े, इससे पहले सवाल देख लेते हैं। कह रहा है एक रॉड है, सो लेट अस हैव द क्वेश्चन। A rod is heated to 373 Kelvin and clamped at both ends. तो एक रॉड है जिसको गर्म किया गया है 373 केल्विन तापमान तक, इसको हमने गर्म कर दिया है। यहां तापमान डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन में है, निपटते हैं इससे भी। After some time, rod cools to 293. अच्छा, इसका मतलब अब वो ठंडी हो गई। So this is T1 and this is T2, you can say। So एक रॉड है, so let us have the question। A rod is heated to 373 Kelvin temperature and clamped at both ends। एक रॉड है जो 373 केल्विन तक गर्म की गई, ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस नहीं, इससे भी निपटते हैं। आफ्टर सम टाइम रॉड कूल्स टू 293। कुछ देर बाद रॉड 293 केल्विन तक ठंडी हो जाती है। ओके, तो एक काम करते हैं, हमें दोनों तापमान पता है, दोनों का तापमान माइनस करके हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो दिस इज 0 and this is 8, so 80 Kelvin is the temperature difference। जरा केल्विन पे बात करेंगे अभी आपसे। If cross section diameter of the rod is 30 millimeter, so diameter बच्चों दिया गया है 30 millimeter, okay, and the coefficient of the linear expansion alpha is 18 into 10 to the power -6 Kelvin per meter। Calculate strain, stress and the force given। Young's modulus is 100 kilonewton per millimeter square। So this is the basic thing what you have to note it down। जब भी सवाल करेंगे तो सारे डाटा एक तरफ कर लेंगे। यहां मैंने आपसे कहा था जरा केल्विन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों ये बताइए, जब आप केल्विन टेम्परेचर को आप देखते हैं और डिग्री सेल्सियस को देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 373 केल्विन होता है। इसका मतलब कि ये तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन क्या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देने पर ये तो वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में तापमानों का अंतर निकाला जाए और केल्विन में भी तापमान का अंतर निकाला जाए, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेट अस सी, इन दोनों का अंतर 80 आया। अगर हम इसका वो तापमान निकालें डिग्री सेल्सियस में तो ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी 100, ये डिग्री सेल्सियस वैल्यू कितनी आएगी 273, 273 में 20 जोड़ा 293, दैट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस। अंतर कितना आया? सो डेल्टा टी इज 80 डिग्री सेल्सियस।
अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए और हमेशा के लिए, और कोई और बच्चा गलती करे उसको बता भी दीजिएगा कि तापमान का जहां तक प्रश्न है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 केल्विन, ओके, दिस इज ओके। लेकिन अगर तापमानों का अंतर इस्तेमाल होना है किसी प्रश्न पर, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो तापमान हम डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल करें अथवा उसको हम केल्विन में इस्तेमाल करें। यहां ध्यान रखिएगा, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाया जाता, केल्विन इटसेल्फ एंड इट इज ए कैपिटल के, अंग्रेजी के बड़ा के लिखा जाता है, और यहां डिग्री सेल्सियस में सी के ऊपर हम लोग डिग्री लगाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे डिग्री वैल्यू के ऊपर लगी होती है, जबकि डिग्री ये सी के ऊपर लगी हुई है। सो डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में परिवर्तन करते हैं तो 273 जोड़ देंगे, केल्विन आ जाएगा। लेकिन यदि तापमानों का परिवर्तन आपने देखना है तो केल्विन में डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। इसलिए एक मजेदार बात आप यहां पे नोट करें, मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखने जा रहा हूं, 18 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। और नोट कर लीजिए, मैंने यहां पर यूनिट चेंज कर दी है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर दिया है, उसके बावजूद मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जो केल्विन है ये डिग्री सेल्सियस है, ये तापमानों के अंतर के फलस्वरूप आता है, और तापमानों के अंतर के फलस्वरूप भी इनके आंतरिक मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। देयरफॉर दिस यूनिट, ये अगर आपको अल्फा की यूनिट कहीं भी ध्यान रखिएगा, अल्फा की, बीटा की, गामा की, ये यूनिट अगर आपको केल्विन पर मीटर में दी जाए, डिग्री सेल्सियस पर मीटर में दी जाए, दोनों की वैल्यू का मतलब सेम होता है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल पर आने के लिए डायमीटर दिया है बच्चों, तो यहां पर आप डायमीटर की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, एरिया, एंड एरिया इज π/4 इंटू 30 स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। डेल्टा टी निकाल चुके हैं। स्ट्रेन E इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा तो ये वाली वैल्यू आ गई, 18 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी एंड 80, ये वैल्यू स्ट्रेन की आ चुकी है। नाउ द स्ट्रेस, E की वैल्यू आप ला चुके हैं, ये वैल्यू E की होती है अल्फा इंटू डेल्टा टी। केवल आपने इस वैल्यू में कैपिटल E की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्ट्रेस आ जाएगा। और फोर्स स्मॉल f आ चुका है, उसमें ये एरिया आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज भी आपको आ जाएंगी। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे सारे लोग जितने बच्चे हैं, कि ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए ये मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं दिया जाता, या इसको मैं सेंटीमीटर में कर देता हूं। 30 मिलीमीटर कितना हुआ, 30 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर ये 3 सेंटीमीटर हो जाता और आपने उसको एज इट इज यहां पे सवाल में रख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू आपको मिलीमीटर स्क्वायर में दी गई है, तो डायमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करने के बाद ही इस्तेमाल करें, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। अन्यथा फिर अच्छा खासा सवाल 4-5 नंबर का हाथ से निकल जाएगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें 3 बातें पूछी गई हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेस और फोर्स पूछ लिया गया। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 6, और आई होप कि थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पकड़ में आ गया होगा। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम थर्मल स्ट्रेस को फिर से आगे बढ़ाएंगे और कंपोजिट सिस्टम की बात करेंगे। सो कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, अपने आसपास सफाई बना के रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू वेरी मच।